हेलो फ्रेंड्स, अशोक का इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम जो है अभ्यास सीरीज में पीवाईक्यू के प्रश्नों को लेते हैं। तो यहाँ पर हम डे 17 पे आ गए हैं और कल मैंने जो है सैटरडे को डे 16 का चर्चा की थी। हालांकि सैटरडे और संडे हमारा प्रीलिम्स पे फोकस रहता है, लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा मेंटरशिप में अधिक काम होने की वजह से जो है हम क्लास नहीं ले पाए। तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि क्लास आपकी नहीं ली जाएगी, क्लास हमेशा ली जाएगी। बस आप लोग लगे रहिए और हम जो प्रैक्टिस सीरीज लाते हैं उसको भी बंद नहीं करेंगे। अभी 2-3 दिन से थोड़ा सा स्टॉप है क्योंकि वो पीसीएस का एग्जाम होने की वजह से कुछ बच्चों को अलग से फोकस, क्योंकि वो भी हमारे हिंदी मीडियम के ही बच्चे हैं तो उनको भी फोकस करना पड़ा था अलग से। तो ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही मैनेज करिए। बाकी वो सीरीज से हम पूरा प्रैक्टिस सीरीज से आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। बाकी ये अभ्यास सीरीज है, आप लोग इससे अभ्यास करिए। और जैसे जैसे देखिए, आपदा प्रबंधन 2013 का प्रश्न मैंने 2016 डे 16 में कराया है। डे 16 का 2013 का प्रश्न आज 2014 का प्रश्न है। यहाँ दिख भी रहा हुआ, ऊपर हमने पीवाईक्यू 2014 डाल दिए। ठीक, और इस तरह से हम सिलेबस, हमारी रणनीति का पहले हिस्सा सिलेबस है। तो आप जो है जीएस का जो है थर्ड पेपर आप जो है देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये जो है दिखेगा, यहाँ लिखा भी हुआ है समान अध्ययन प्रश्न पत्र 3 प्रौद्योगिकी, इसमें टेक्नोलॉजी आता है, आर्थिक विकास इकोनॉमी आता है, जैव विविधता मतलब एनवायरनमेंट आता है, और पर्यावरण ये आता है, सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी आती है, और आपदा प्रबंधन आता है। ठीक, तो हम लोग आपदा प्रबंधन की चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो ये शुरू की जो है 10 पॉइंट्स 10 बिंदु जो है ये इकोनॉमी से संबंधित हैं, तो हम इनकी चर्चा तो अभी करेंगे नहीं। ठीक, तो हम लोग सीधे चलते हैं 15 नंबर टॉपिक। 15 नंबर टॉपिक आपका साफ साफ दिख रहा है, आपदा और आपदा प्रबंधन। शुरू के ये टॉपिक आपके 11 से 13 तक ये दोनों, ये सब जो है साइंस एंड टेक के हैं। ठीक है, और 14 नंबर टॉपिक ये एनवायरनमेंट का है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक, और 15 नंबर आप देख ही रहे हैं आपदा प्रबंधन से, और 16, 17, 18, 19, 20 ये आपके जो है किससे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी से। तो हम लोग धीरे धीरे ऐसे सब्जेक्ट धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, साइंस टेक हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया और इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये जैसे मेरा मेन फोकस जो है कायदे से, जैसे गवर्नेंस है जो आप केवल मेंस के लिए पढ़ते हैं, हालांकि पीटी में भी पूछा जाता है। तो गवर्नेंस हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, और इंडियन सोसाइटी हो गया, और सोशल जस्टिस हो गया। इस तरह के सब्जेक्ट आईआर हो गए, ये सब जो है पूर्णतः जो मेंस में रहते हैं, तो इनकी हम चर्चा ज़्यादा करेंगे अभी अभ्यास सीरीज में। बाकी प्रैक्टिस सीरीज में हम सारा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, तो आप ऐसे रहिए। तो आप हम लोग चलते हैं 15 नंबर टॉपिक, आप देखते रहिए। हम लोग बिल्कुल सिलेबस से इतर नहीं होंगे क्योंकि हमारी रणनीति का सर्वप्रथम हिस्सा सिलेबस होता है, तो हम सिलेबस को ध्यान में रख करके ही पढ़ाएंगे। ठीक, तो चलते हैं सीधे प्रश्न पे। इसमें पूछा है सूखे को उसके स्थानिक विस्तार, प्रश्न को अच्छे से ध्यान से पढ़िए। स्थानिक विस्तार, कालिक अवधि, मंथर प्रारंभ। मंथर प्रारंभ का मतलब क्या होता है कि मंथर का मतलब होता है धीमे धीमे, धीरे धीरे या धीमे धीमे, कि मतलब कोई जैसे जलवायु परिवर्तन है तो जलवायु परिवर्तन यकायक परिवर्तन नहीं आया है, धीरे धीरे आया है। जैसे आप देखते होंगे 1800 सदी में के आसपास, 1800 ईस्वी के आसपास, 1750 ईस्वी के आसपास, मान लो 18वीं सदी मान लीजिए, 18वीं सदी से जो है आपका औद्योगिकरण शुरू हो गया था। ठीक, वहीं से ही जलवायु प्रदूषण, जलवायु घटनाएं होना शुरू धीरे धीरे होने लगी थी। तो वहीं से हम, क्योंकि धीरे धीरे हो रहा है, अब हमको उसके 150, 50 साल, 100 साल के बाद हमें परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई देने हुए। फिर उसके बाद हमने 19वीं से मतलब 2000वीं सदी में, 20वीं सदी में मतलब 1992 में सर्वप्रथम जो है रियो सम्मेलन करके हमने जलवायु को जो है ध्यान देना शुरू किया। हालांकि उसके पहले भी थोड़े थोड़े मतलब प्रयास चलते थे, लेकिन ये जो 1992 का जो प्रयास था ये मतलब एक तरीके से औपचारिक था, बाकी अनौपचारिक होते थे पहले से। ठीक, तो ये धीरे धीरे जो मंथर प्रारंभ का मतलब धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि सूखा जो है, सूखा जो आपदा है, जिसको आपदा 2010 में ये एनडीएमए ने घोषित किया था। ठीक है, तो ये आपदा जो है धीमे धीमे मतलब धीमे धीमे प्रारंभ हुआ है। तो इसलिए इसके और उसके कमजोर वर्गों पर स्थायी प्रभावों की दृष्टि से आपदा के रूप में मान्यता दी गई है। आप देखिए यहाँ तक, देखिए क्या कह रहा है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। पहले मैं क्योंकि प्रश्न पे फोकस रहूंगा पहले, फिर आंसर तो हम लिख ही लेंगे। प्रश्न ही नहीं समझ में आ गया तो फिर कोई मतलब नहीं। मंत्र प्रारंभ आपको समझ में आ गया होगा ना, कि मतलब सूखे जो आपदा है वो धीमे धीमे आया है, यकायक नहीं आ गया कि एकदम से। तो अगली बार जैसे कि सूखे की, मान लो ये खेत है, आपने इस बार खेती करी, आप सोचे कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर अगले साल मानसून आया, थोड़े समय तक रहा, फिर चला गया। तो अभी थोड़ा हुआ, फिर अगली बार और किसी रूप में, फिर हो सकता है एकदम से बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, तो फसल का तब भी नुकसान होता है फसलों का। तो इसलिए तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे कि यूपीएससी बोल कर रहे हैं सूखे को उसके स्थानिक विस्तार, क्योंकि उसका जो मान लो अभी क्या था कि ये
अभी कुछ क्षेत्रों तक था, मान लो राजस्थान तक था, फिर धीरे धीरे ये यूपी तक आ रहा है, फिर धीरे धीरे ये एमपी तक बढ़ रहा है, फिर ऐसे अन्य क्षेत्रों में इसका स्थानिक विस्तार होता चला जा रहा है। इसकी बात कर रहा है। कालिक अवधि, इसकी अवधि भी बढ़ती चली जा रही। मंथर प्रारंभ मतलब धीमे धीमे हो रहा है, अभी भी चल रहा है। और ये जो सूखा है इसका कमजोर वर्ग, क्योंकि भाई किसी के पास छोटी जोत है, छोटा जो खेत है, तो वो तो उसकी पूरी इकोनॉमी, उसकी घर की जो अर्थव्यवस्था है, फाइनेंशियली जो उसकी ज़रूरतें हैं वो उसी खेत से पूरी होती हैं, वहीं से वो रोजी रोटी कमा रहा है। अब आप देख ही रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार 55% जो है लोग, हमारे यहाँ भारतीय लोग जो है कृषि पर निर्भर है। हालांकि 2021 की कई रिपोर्ट में 47% भी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम 2011 की जनगणना, क्योंकि इसके बाद जनगणना भी आई नहीं, तो उसमें सोशल और इकोनॉमी सर्विस जो है आया था, तो उसमें बताया गया कि 55% है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो कमजोर वर्गों पर भी इसका जो है प्रभाव पड़ता है की दृष्टि से, इस प्रभाव की दृष्टि से, मतलब कमजोर वर्गों पर और इन सब चीज़ों को मिला करके दृष्टि से आपदा के रूप में मान्यता दी गई इसको। यहाँ तक अब यूपीएससी ने ये तुमसे पूछा नहीं है, ये बताया है कि इसके इन गतिविधियों के कारण, किन किन गतिविधियों के कारण, कि इसके स्थानिक विस्तार, कालिक अवधि, मंथर प्रारंभ और कमजोर वर्गों पर स्थायी प्रभावों की दृष्टि आपदा के रूप में मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है, ठीक है, कि सितंबर 2010 मार्गदर्शी सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में एल नीनो और ला नीना, ये दोनों आप भूगोल के संदर्भ में भी पढ़ लेना, ठीक है, इसके प्रभाव देखना। तो वो जब प्रभाव देखोगे तो आपदा में आ जाएगा, और नॉर्मल आप पढ़ोगे तो वो भूगोल का पार्ट हो जाएगा। तो भूगोल ही अप्लाइड पार्ट भूगोल का आपदा हो जाता है, ठीक। और उसके आपदा के लिए जो हम प्रयास करते हैं वो आपदा प्रबंधन हो जाता है। तो ला नीना के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने के लिए तैयार की गई गतिविधियों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ला नीना बताना। अब देखिए मैं इसको कैसे लिखता हूँ। तो शुरू में जो बात कही है कि उसके स्थानिक प्रभाव, मंथर प्रारंभ, सामाजिक वर्गों पर प्रभाव, तो उसके वैसे में वो उन्होंने बताया। तो पहले तो हम सूखे के बारे में बताएंगे। तो यहाँ सर्वप्रथम भूमिका में लिखेंगे आप कि सूखा की परिभाषा, की सूखा कैसी आपदा है, ठीक है, सूखे के बारे में बताया। फिर आप मुख्य बिंदु पर आ गए। मुख्य बिंदु पर क्या है, मुख्य भाग पर सूखे के बारे में बताया कि सूखा जो है एक आपदा ही नहीं है, ये सामाजिक आर्थिक दृष्टि से भी नुकसान करता है। इस तरह से कि भारतीय, फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको अन्य तरीके से भी, कि भारत की जो जलवायु है या भारतीय कृषि है जो मुख्यतः जलवायु या मानसून पर निर्भर होती है, ठीक। और इसके बाद मानसून पर निर्भर होते हैं, और यहाँ की लगभग 55% आबादी जो है कृषि पर निर्भर है। अतः सूखा जैसी जो आपदा है वो कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक आर्थिक दृष्टि से भी हमें नुकसान पहुंचाती है। इस तरह से आप इसको परिभाषा को इस तरह पे अपने अपने तरह से बना करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले भूमिका में हम सूखा के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिर उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़ते 2010 के दिशा निर्देशों की भी चर्चा कर देंगे। चर्चा करके फिर हम मुख्य भाग में दिशा निर्देश के बारे में बताएंगे। 2010 की दिशा निर्देश क्या थे, उन दिशा निर्देशों में 4-5 पॉइंट होंगे, उन 4-5 पॉइंटों को लिख लेना, ठीक है, कि सरकार ने किस किस स्तर पर प्रभाव किए। तो एक संस्थागत प्रभाव हो गए, ठीक है। संस्थागत प्रभाव में कैसे कि राज्य और केंद्र मिलकर के अपने अलग संस्थागत समन्वय मान लीजिए इसको, ठीक है। अब यहाँ एक एक पॉइंट क्योंकि आगे चर्चा करनी, तो मैं इस तरह से आपको 4-5 पॉइंट जो दिया कि आप किस किस तरह से प्रयास करेंगे। 2010 के जो, क्योंकि करंट का विषय था, तो आप उसको अगर देखे होंगे तो वो, क्योंकि भाई आपदा प्रबंधन है, तो आपदा प्रबंधन में आपने उसको तो पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं। अगर पढ़ा है तो उसको वहाँ पर लिखना है, बस इतना ही करना है आपको। तो उनके जो पॉइंट होंगे, इसीलिए करंट अफेयर को पढ़ना चाहिए। और 2010 का करंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो 2016 में पूछा गया 15 में, तो 2010 का पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ना इसलिए नहीं चाहिए, पढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि 2010 के बाद आपदा प्रबंधन में और भी परिवर्तन आए होंगे। तो ये मुख्य बिंदु हैं कि 2010 का जो मेन दिशा निर्देश है ये सूखे को, तो सूखे के जो भी प्रश्न आएंगे तो इसकी चर्चा आपको करनी पड़ेगी, इसलिए इसको जानकारी रखनी। बाकी जो 1-1.5 साल 2 साल के बाद कुछ करंट अफेयर पीछे हो जाता है। मान लो जीएसटी का प्रश्न अभी आ जाए, तो क्या 2017 का जीएसटी आप ये सोचोगे कि 2017 का जो करंट अफेयर है वो तो, लेकिन आज आ जाएगा तो आपको लिखना तो पड़ेगा ना। अभी जीएसटी में जो कुछ स्लैब्स 28% से कुछ चीज़ों को 18% में डाला गया है, कुछ स्लैब को 18% खत्म भी शायद किया गया, ऐसा कुछ किया गया, उसमें परिवर्तन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये करंट का विषय उस समय का था, बीच बीच में चर्चा होती रहती होगी, तो करंट का विषय बना रहा होगा। ऐसे जीएसटी भी आज बना है, तो हो सकता है उससे इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछ ले 2026 में। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 2017 में पूछा गया है, 17 का करंट है, ठीक है। फिर उसके बाद एल नीनो ला नीना के बारे में बता दीजिए कि एल नीनो से क्या होता है, एल नीनो में कम बारिश होती है कि ज़्यादा बारिश होती है। फिर ला नीना के बारे में बता दीजिए कि ला नीना में क्या होता है कि बाढ़ जैसी सिचुएशन आ जाती है, बहुत अत्यधिक बारिश हो जाती है। और जब ला नीना आएगा, कम बारिश होगी तो हम क्या करेंगे, उसके नुकसान के बारे में देखेंगे। तो पहले से ही हम तैयार हो जाएंगे आपदा के विषय में। ज़्यादा बारिश होगी तो उसके क्या नुकसान होंगे, तो उसके बारे में हम पहले से तैयार हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से लिखना है। फिर छोटा सा निष्कर्ष डाल देना है कि सूखे से क्या प्रभाव पड़े हैं, और 2010 का जो दिशा निर्देश है वो इसको कैसे प्रभावित करता है, और आगे चल के क्या प्रभाव डालेगा। सुझावात्मक होना चाहिए कि सरकार को उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से जो है आप डाल करके सामाजिक आर्थिक दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस तरह से आप निष्कर्ष लिख के
आराम से आपका आंसर हो गया। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि हमें इतना ही देखना चाहिए तो यहाँ तक देख के जा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो बिगनर है उनके लिए मैं आगे बताऊंगा, ठीक। तो बिगनर है वो आप देखते रहिए। तो ये प्रश्न मैंने पहले पढ़ दिया था, आप यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है तो दोबारा नहीं पढ़ूंगा, आप चाहिए इसको पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है। मैंने प्रश्न को लिखा, देखिए मैंने कैसे लिखा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। मैंने शुरुआत देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनको आप ऐसे ही डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंठस्थ आपको बचपन से पढ़ रहे हो एक भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो आपने मुझे नहीं आता तो मैंने ऐसे डाल दिया। तो आपको भी यही कोशिश करनी चाहिए। जहां कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर होती है, यहाँ की लगभग 55% आबादी कृषि पर आश्रित है। अतः सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा जो केवल प्राकृतिक आपदा न होकर बल्कि सामाजिक आर्थिक संकट भी है, क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि ये हमारे मंत्र पर कमजोर वर्ग, तो सामाजिक आर्थिक यहाँ डाल सकते हैं। इसमें हमने उसी बात को यहाँ पर एलोबरेट किया। फिर थोड़ा सा ये डाल देना कि इसका विस्तार जैसे हुआ, तो हमने इसका स्थानिक विस्तार विशाल, यहाँ पर इसको विशाल कर लेना, विशाल भूभाग तक होता है। अवधि इसकी लंबी होती है। मंथर प्रारंभ, ये प्रारंभ मंथर, और प्रभाव विशेषकर गरीब तबकों पर स्थायी रूप से पड़ता है, आप देखते ही होंगे, ठीक है। अब इसको एलिब्रेट करूँगा गरीब तबकों को कैसे प्रभावित करेगा, तो उसके लिए फिर अलग क्लास ही लेनी पड़ेगी। यहाँ पर हम केवल प्रैक्टिस करा रहे हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं स्पेशल क्लास लेकर के इसको बताऊँ, ठीक। इसी दृष्टि से एनडीएमए, यहाँ पर हमने ऐसे लिख सकते हो, कुछ वर्ड ऐसे होते मान लो इसको ऐसे लिख सकते थे, लेकिन जहाँ पर नहीं लिख सकते वहाँ कोशिश किया करिए कि इसको देवनागरी लिप में ही एब्रीविएशन को लिख सकें, ठीक है। जहाँ दिक्कत हो जल्दी लिखना हो तो वैसे भी लिख सकते हो। फिर कोष्टक हमने 2010 की बात डाली। ने सूखे प्रबंधन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत प्रस्तुत किया। हमने यहाँ पर मार्गदर्शी डाल करके फिर आगे इसको उसके मार्गदर्शी के बारे में बता देंगे। तो इसमें 4-5 पॉइंट है कि 2010 के दिशा निर्देश में क्या थे। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, भाई आपदा आएगी तो पहले से ही, जैसे मान लो कि आपका मई जून में जो फसलें होती हैं, तो मान लो सूखा जैसी स्थिति जहाँ पर बारिश होती है, तो बारिश मान लो नहीं होगी तो पहले से हम चेतावनी देख लें। जैसे इस बार IMD ने सूचित किया कि बहुत बारिश होगी, तो इसलिए हम पहले से ही तैयार हो जाएं। तो IMD वगैरह जो संस्थाएं होती है वो इस पर काम करेंगी, तो हमें पहले से चेतावनी प्रस्तुत कर दें, तो हम वैसी फसलें ना उगाएं जो सूखे में नहीं उग सकती हैं, ठीक है। तो वैसी फसलें उगाएं जो सूखे से अपने आप को झेल सके, जलवायु लचीलापन उनमें हो, ठीक। तो यहाँ पर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली IMD और ICAR आप जानते होंगे, बहुत बड़ी संस्था है, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। वो राज्य एजेंसियां, राज्य की भी कुछ एजेंसियां होंगे के द्वारा मौसम और वर्षा का पूर्वानुमान, मतलब पहले से ही फोरकास्टिंग वगैरह पहले से पता चल जाए। जोखिम न्यूनीकरण कि जोखिम क्या क्या हो सकता है, फसल अगर नुकसान हो गई तो उसमें क्या होगा, तो सरकार को क्या करना चाहिए। तो सूखा और सहिष्णु फसल कि मतलब ऐसी फसल पहले से ही जोखिम को कम करने के लिए पहले से ही फसलों का ये हो जाए कि भाई ये फसल सूखे में उग सकती है, तो ऐसी फसलों को उगाया जाए। तो ये कहीं ना कहीं फोरकास्टिंग करके जोखिम को कम करने के लिए लोगों तक ये बात पहुंचे, ठीक। वर्षा आधारित कृषि में फसल विविधीकरण की मतलब वर्षा पर बिना वर्षा की कौन सी फसलें हो जाएंगी, तो उसका विविधीकरण होना चाहिए, ठीक। जल संसाधन का प्रबंधन, भूजल पुनर्भरण, मतलब कि भूजल का पुनः मतलब जो आपका जो है बारिश होती है, तो बारिश अगर मान लो हो तो उसका जो है कहीं ना कहीं उसका जल संरक्षण हो जाए, या मतलब जो जमीन का जल कम हो गया वो उसके पुनर्भरण हो जाए। तो हम जल संसाधन पर काम करेंगे, क्योंकि अगले साल हो सकता है कि मान लो जैसे इस बार बहुत बारिश हुई, तो हम अगले साल हो सकता है बिल्कुल ना हो, कम हो जाए, तो हम कहीं ना कहीं उस जल को संचय कर लें तालाबों में और जगह पर, है ना। भूजल पुनर्भरण तथा वर्षा जल का संचयन आदि होना चाहिए, ये सब किया, ठीक। फिर 4 नंबर पॉइंट पे सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहा था, तो हमने यहाँ मनरेगा खास सुरक्षा तथा कमजोर वर्गों को राहत देने के लिए भी, मान लो अगर सूखा आ जाए तो हम बफर स्टॉक जो हमारा होता है उसमें भी हम कुछ धन जो है अनाज जो है रखते हैं। FCI का बफर स्टॉक आप लोग पढ़ना, तो वहाँ से भी खास सुरक्षा के माध्यम से जो PDS वगैरह स्कीम है वहाँ पर भी हम इसको बढ़ा दें कि वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमज़ोर वर्गों को, जहाँ 5 किलो गेहूं मिलता था वहाँ उसकी संख्या बढ़ा, मतलब कि उसकी वजन को बढ़ा दिया जाए कि यहाँ पर 10 किलो दे दिया जाए, इस तरह से, ठीक है। तो कमज़ोर वर्गों को राहत देने के लिए प्रयास करना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। और भी 2-4-5 पॉइंट डाल सकते हो, ठीक है। और संस्थागत समन्वय का मतलब केंद्र सरकार और राज्य एजेंसियों के बीच सूचना साझाकरण या साझा करना या राहत कार्य के लिए प्रस्तुत, मतलब कि तैयार रहना कि अगर ऐसी कोई घटना आ जाए तो क्या करेंगे। फिर एल नीनो तथा ला नीना के संदर्भ में रणनीतियाँ क्या बताओगे। तो जैसे एल नीनो है तो वहाँ कम वर्षा, यहाँ पर मैंने बताया ना ये चीज़, देखिए एल नीनो कम वर्षा और ला नीना ज़्यादा वर्षा, तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पर आप पॉइंट के रूप में डाल सकते हो। यहाँ एल नीना अगर कम वर्षा होगी तो हम क्या करेंगे, जल संरक्षण करेंगे, पहले से फसल बीमा पहले से रखेंगे कि अगर मतलब कम वर्षा होती है तो फसलें अगर नुकसान हो जाती है तो सरकार उसको फसल बीमा देगी, ठीक है। कृषि परामर्श लेना चाहिए कि हो सकता है कम वर्षा हो तो हम कौन सी कृषि उगाएं। फिर ग्रामीण रोजगार गारंटी, जो बहुत सारे मजदूर जो है मौसम पर आधारित जो कृषि पर आधारित जो है उनकी मजदूरी रहती है, अगर कृषि पर फसलें नहीं उगेंगी तो फिर उनको मजदूरी कहाँ से मिलेगी, तो इसके लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। फिर ला नीना के बारे में थोड़ा सा डाल दिया, अत्यधिक वर्षा होती है, बाढ़ जैसी सिचुएशन बन जाती है तो जल निकासी का प्रणाली का भी प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए बाढ़ बहुत ज़्यादा आ रही, तो इस पर भी UPSC अगले साल क्वेश्चन बनाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान रखना, ठीक। त्वरित राहत, फसल क्षति मूल्यांकन, मतलब तुरंत राहत पहुंचानी चाहिए।
कि अगर जैसे बाढ़ जैसी सिचुएशन अभी बन रही है तो हमको क्या करना चाहिए, और फसल क्षति का मूल्यांकन भी करना चाहिए, फसलों का नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई भी सरकार कहीं ना कहीं कुछ करे। ठीक है, दोनों स्थितियों में खाद्य भंडार प्रबंधन और कृषि विस्तार सेवाएं आपदा पूर्व तैयारियों को जारी रखना चाहिए। मतलब आपदा से पहले ही इन सब चीज़ों का आकलन कर लेना चाहिए, ये नहीं कि जब आपदा आएंगी तब हम करेंगे। ठीक है, अतः सूखे, छोटा सा निष्कर्ष हमने दे दिए, सूखे और जलवायु की विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए एनडीएमए ने 2010 में कुछ मार्गनिर्देश जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे दिए। उसी की बात हमने कर दी, जो दीर्घकालीन स्थायित्व और लचीलापन विकसित करने पर बल देता है, जो सूखा जैसी आपदा से निपटने में कारगर सिद्ध होगा। ठीक, तो इसको घुमा फिरा के ऐसे लिखा जाता है। तो ऐसे निष्कर्ष आप सुझावात्मक जो हो सकते हैं या सकारात्मक दृष्टि से लिखा जाता है, इस तरह लिख करके आप पूर्ण कर सकते हो। तो इस तरह से रखिए। फिर 2015 का एक प्रश्न है, इसकी भी चर्चा हम कल करेंगे। ये डे 18 के लिए, डे 17 आज मैंने चर्चा कर दी है। सिंपल प्रश्न है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंपों की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ फ्रिक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक्स हुई प्रतीत होती है। फिर भी इनके प्रभाव के न्यूनीकरण मतलब कम करने हेतु तो भारत की तैयारी तत्परता, मतलब आपदा आने से पूर्व ही हम तैयारी कर लें। ठीक, प्रिपेयर्डनेस में महत्वपूर्ण कमियां हैं, विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। अब देखिए ये प्रश्न फिर पूछ सकता है, क्योंकि आप देख ही रहोगे आसपास भूकंप आ ही रहा है। ठीक है, अभी आपने विदेशों में मतलब रसिया में देखा कमचटका प्रायद्वीप, ये मान लो रसिया का पार्ट है और ये आपका जापान है। तो यहाँ पर आपका जो है कमचटका प्रायद्वीप है वहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर कुरील द्वीप वगैरह है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ओखोस्टक सी है। ठीक है, तो आप इसको देखना, तो यहाँ पर इसको मैप में देखना, तो यहाँ कमचटका प्रायद्वीप में भूकंप वगैरह आए हैं, तो यहाँ पर सुनामी की भी घटना देखने को मिली है। यहाँ पर यूएसए का पार्ट है ये इस तरह से। अब यहाँ पर बना नहीं पाऊंगा, मतलब ये आपका, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आप जो है इसको देखना। तो यहाँ पर मतलब भूकंप जैसी घटनाएं आती, तो हो सकता है यूपीएससी, अब हिमालय में अभी भूस्खलन वगैरह आ ही रहा है, बाढ़ आ ही रही है, तो इससे यूपीएससी प्रश्न बनाएगा। और ये ऐसे विषय कि इनको अभी से तैयार कर लोगे, जो मैं लिखवा रहा हूँ के लिए इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफ़ी तैयार तो ऐसे ही हो जाएगा। बाकी आप अच्छे से तैयार करोगे तो ये सब चीज़ें आराम से हो जाएंगे। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, कल इस प्रश्न की चर्चा करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, धन्यवाद।